द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। मैं देखता हूँ जो एवरेज व्यू टाइम आता है 4, 4.5, 5, 6 मिनट, कुछ वीडियोज में 8-7 मिनट आता है, बाकी में जनरल टाइम 5, 5.5 मिनट, और कुछ में ज़्यादा जो ज़्यादा जिसको लोग देखते हैं उसमें तो 3.5, 4 मिनट ही आ जाता है। उसमें आप लोग क्या समझ पाते हो? खाली नाम ढूंढते हो मेरे ख्याल से शेयर का। उससे कोई पर्पज सर्व नहीं होगा। अगर मेरे वीडियो से सीखना है, जो ज्ञान है जिसकी कीमत लाखों रुपया मैं फ्री में दे रहा हूँ, उसको सीखिए, काम वो आएगा। शेयर तो रोज बदलते हैं, रोज आएंगे रोज जाएंगे, मतलब मैं भी कम से कम 200 शेयरों को एनालाइज कर चुका हूं अभी तक। क्या परिणाम है उससे? कोई मतलब नहीं। ऐसी सूरत में मैं आपसे यही कहूंगा कि खैर एनीवे आगे चलते हैं। आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो चर्चा का विषय ये है, तो सब्सक्राइब कर दिया करें, पूरा वीडियो देखा करें। ये है मेरा मतलब। आपका सजेशन है, आप माने ना माने आपकी मर्जी है। तो आज की चर्चा का विषय होगा कि अर्निंग पर शेयर को लोग देख लेते हैं ज़्यादा। जो ठीक ठाक से आदमी भी हैं, जो समझते हैं थोड़ा बहुत, वो ईपीएस को देख लेते हैं, ग्रोथ को देख लेते हैं, लेकिन किसकी ग्रोथ में कितना दम है और किसको बाजार नंबर देता है, किसको जिसको कम देता है वो कम क्यों देता है और ज्यादा जिसको देता है वो ज्यादा क्यों देता है, इस पहलू पर विचार करना अत्यावश्यक है। अगर इस पहलू को आपने नहीं समझा तो आप शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा सकते। इफेक्ट है। कोई बिरले लोग होंगे जिनकी किस्मत साथ दे जाए, कोई ट्रेडिंग में ही कमा लेते हैं, सट्टे में ही कमा लेते हैं, कई लोग तो किस्मत साथ दे जाती है, लेकिन दैट इज नॉट ए गुड थिंग। वो पैसा कहीं ना कहीं जाके रहेगा, चोट खा के रहेंगे आप। कल मेरी एक बहुत बड़े महारथी से बात हुई है। मैंने पूछा क्या हाल है, प्रॉफिट में चल रहे हो? क्या नहीं साहब, प्रॉफिट में अभी नहीं है, मैंने कुछ मेटल के शेयर बेच दिए थे जिनमें फंस गया हूँ। एफ&ओ में काम करते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो देना पड़ेगा पैसा। ये क्यों देना पड़ेगा? कि इन शेयर्स को, ठीक है फंडामेंटली ये शेयर स्ट्रांग नहीं है, मैं मानता हूँ, थोड़ी बहुत जान आई है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के कारण, लेकिन उतनी जान नहीं आई है ताकि ये शेयर अपना जो वर्तमान प्राइस लेवल है उसको मेंटेन कर दें। लेकिन ये अब फैक्ट मानो कि आपको डिफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक सौदे नहीं काटोगे तब तक वो इन शेयरों को गिरने नहीं देंगे ऑपरेटर्स। डिफरेंस आपसे लेके जाएंगे, सारा स्टैटिस्टिक्स से सारे डेटा है उनके पास में। तो दिस इज द पोजीशन। तो खैर चलो, अब इंडसइंड बैंक का जो एपिसोड है ये आप सब लोगों को मालूम होगा, जो शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं। और ये होना था और अभी हुआ कुछ नहीं। अभी तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। बाजार के गर्भ में जब इसका आज के 1 साल पहले प्रॉफिट घटा था और उसमें प्रोविजन ज्यादा किया था, तो उसकी सफाई तो दे दी थी मैनेजमेंट ने। और मैं जहां तक सफाई ये दी थी कि ये सड़क पर जो चुनाव के कारण महाराष्ट्र में जो टोल को बंद किया गया, उस टोल के कारण हमारे को लोन का रिपेमेंट हो सकता है ना आवे या रुक जाए, तो उसके लिए हमने प्रोविजन ये कर दिया है। तो दैट वाज ए वे टू एक्सप्लेन द डेफिशिएंसी। उस डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने का वो एक तरीका था। और आज भी जो प्रमोटर हैं उनकी ड्यूटी बनती है इस हालत में कि वो ग्राउंड पर आकर के, मीडिया में आकर के, पब्लिक डोमेन में आकर के, और वो इस बात को पुख्ता तौर पे कहें, कसम खा करके, कि नहीं अब कोई गड़बड़ नहीं है अंदर। 2300 करोड़ रुपए का तो ये लॉस आया है, 2300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट साफ हो गया, 4500 करोड़ रुपए का भट्टा एक क्वार्टर में बैठ गया, और उसको कह रहे हैं कोई खास बात नहीं। और आप ताजुब का देखेंगे, किसी कंपनी का 2% प्रॉफिट गिर जाता है या 0.10% मार्जिन घट जाता है, उस शेयर को तोड़ करके उसकी बढ़िया बना देते हैं। और इसके अंदर 4500 करोड़ रुपए का लॉस है, झटका लगा, उसके बावजूद भी शेयर तेज है आज 3-4 रुपए। ये क्या कहता है? ये तो ऑपरेटेड मतलब प्राइसेस हैं। ये
कोई ना कोई सम ऑपरेटर हैज रिटेन द प्राइस ऑफ द शेयर, धीरे धीरे बेचेगा वो। एक बार तो भरोसा दिला दिया कि नहीं कोई खास बात नहीं, बात को पुरानी कर देगा वो। ऐसी सूरत में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और मैं हमेशा ये कहता हूं, व्हाई शुड वी कीप अवर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क, जहां प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वहां हम हमारी कठोर कमाई के पैसे को क्यों रखें, क्यों दें उन गलत हाथों में हमारे पैसे। लेकिन फिर भी देते हैं लोग। कई बार मेरे से इंडस बैंक के बारे में पूछ रहा, पिछले साल भर में जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, मैंने हमेशा ये कहा है, सेल इट, बिकॉज द गवर्निंग इश्यूज वर देयर इनसाइड, हिडन इश्यूज थे जो अब पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। आखिरकार कब तक छुपाओगे इस बात। तो मैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में आज चर्चा करेंगे, और बैंकिंग सेक्टर को मैं एक क्लासिफाई करके, डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गुड एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द बैड एंड हाउ टू डील विद द बैंकिंग शेयर्स एंड हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं कोई भी। इस बात के लिए ये जो आज चर्चा का विषय है वो ये है, बैंकिंग सेक्टर बहुत खतरनाक दौर है। कोई भी आदमी बैंक से पैसा लेगा, मेरी बात सुनो, जो भी ले जाए, 1 करोड़ ले जाए चाहे 1000 करोड़ रुपए ले जाए, और वो आदमी फेल हो गया अपने, मतलब बैंक ठीक है, ईमानदार से ईमानदार बैंक भी पैसे को चेक करके देता है, उसके पूरे प्रोजेक्ट को, वायबिलिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को, रिपेमेंट हालात को, सबको चेक करता है। कोलेटरल सिक्योरिटीज भी लेते हैं बैंक, लेकिन डूब जाए तो क्या करो, उसका बिजनेस ही फेल हो जाए, मान लो क्या करो। और ऐसा बहुत हुआ है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर आज लाखों रुपए का कर्जा है। अगर ये बंद हो जाए तो पैसा डूबेगा। देने वालों की कोई गलती नहीं, बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें पैसा डूबता नहीं है, क्यों आता ही है इसमें। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं आपसे बताता हूं, देखिए बैंकिंग सेक्टर की चर्चा करते हैं, और इनका पी रेशो 31/3/2023 को क्या था, और आज इनका पी रेशो क्या है मेन बैंकों का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, और ये इंडसइंड बैंक भी है। HDFC बैंक का पी रेशो था 19.8, जब हालत खराब थी इसकी बैंक की, 31/3/2023 को, यानी आज के 1.5 साल पहले, 2 साल ही मान लीजिए आप, तो 24-25 2 साल पहले। और आज इसका पी रेशो 20.7 है। हालात सुधरने लगे हैं तो ईपीएस भी बढ़ी है, इसका पी रेशो 20.7 पे आ गया, मामूली बढ़ा है, ये नहीं उछल जाए आग की तरह, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब आईसीआई बैंक, इसका पी रेशो 31 मार्च 2023 को 19.1 था, आज 20 का पी रेशो है। कंपनी की वर्किंग प्रोग्रेस कर गई है, और वाकई सही है, सॉलिड वर्किंग आई है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। बैंक मैनेजमेंट ने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल शुद्ध सात्विक बैलेंस शीट दें। HDFC बैंक का है, बिल्कुल लकीर की फकीर है वो, कोई हेरा फेरी नहीं, कुछ नहीं। एक्सिस बैंक का पी रेशो 12.5 था, आज 13 है। इसके रिजल्ट भी जरा ठीक नहीं आए, फ्लैट रिजल्ट थे, लेकिन फिर भी ठीक है बैंक को, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कोटक महिंद्रा बैंक का 24.5 पी रेशो था, जो आज गिरकर 21.2 रह गया। कारण क्या है कि बैंक इस मैनेजमेंट से मार्केट को आशाएं बहुत हैं, और मार्केट मैनेजमेंट की जो उदय कोटक साहब ने उन पर भरोसा भी करके चलता है, लेकिन इस क्वार्टर की जो वर्किंग आई वो पुअर वर्किंग आई, इसके कारण शेयर के प्राइसेस गिर गए, इसलिए हल्का है। अब आते हैं हम इंडसइंड बैंक पर, जिसके कारण ये वीडियो बनाने की मैंने सोची है, और जो कारण मैं दूंगा। 31/3/2023 को ये पी रेशो 12.3 था। कंपनी बैंक फ्लेयर अप कर रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आ रही थी, 20-30% ग्रोथ आ रही थी इसमें, बट द पी रेशो was 12.13 only on 31/3/2023, and today it is 22.9 in spite of the severe fall in the profit and loss reporting has been done by the company in the latest quarter results. 22.9 उल्टा हिसाब है, प्रॉफिट घटा तो पी बढ़ा है,
तो बाजार को मैं समझता हूं ये मैनेजमेंट कौनकाल में या किसी भी तरह भरोसा दिलवाने में शायद सफल हुआ है, या कोई ऑपरेटर महोदय की कारस्तानी एक शेयर की प्राइसेस को गिरने नहीं दिया। गिरेगा, गिरना है, ये तो इसको गिरना पड़ेगा, मतलब जो इसकी एक्टिविटीज हैं निकले ही जा रहा है, तो एंडलेस है। मैं आपसे बता रहा हूं, बात 600-700 करोड़ से शुरू हुई थी, बात पहुंच गई 4500 करोड़ रुपए में। अच्छा, इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.9 का पी रेशियो था, आज 9.06 है। बैंक की जब से 2 साल के अंदर शानदार वर्किंग आई, प्रॉफिट जुड़ा, बढ़त के नाम पर धूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ा, पी रेशियो भी नहीं बढ़ा, शेयर की प्राइसेस भी नहीं बढ़ी, बल्कि 860 रुपए से गिर के 760 आया था, अभी 800 के आसपास होरिंग कर रहा है। जबकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कछुए की चाल से ही चाहे चल रहे हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। लेकिन ये जो रैबिट था ना, जो अपने आप को एसबीआई को रैबिट समझते हैं, बहुत से आदमी मिलते हैं कि साहब मैंने तो साहब फला शेयर बेच दिया, मैं तो एसबीआई खरीद रहा हूँ। साहब मोदी जी कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, मैं तो मैं भी मानता हूँ सबसे बड़ा बैंक है, मोदी जी तो वहां नहीं, लेकिन इसको क्यों खरीद रहे हो? इसका उत्तर सिर्फ उनके पास है, देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो दिस इज नॉट सफिशिएंट, वन शुड गो इन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द कंपनी। कितना अच्छा है, कितना बुरा है, किन कारणों से है, ये सब में जाना आवश्यक है। अच्छा, कई आदमी तो ये साहब कारणों से कोई शेयर थोड़ी चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक 28.6% पी रेशो था, जो आज 6.28 है। उस समय उम्मीद थी बाजार को, वो उम्मीद बैटलाइज भी हुई है कि साहब प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें डूबा हुआ पैसा वसूल हो जाएगा, हुआ, और बैंक ने उसको प्रॉफिट के रूप में दिखाया है, और अब जाकर के पी रेशो 6.8 ही रखा है। उसमें उल्टा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है, पी रेशो घटा है। उसका कारण है कि दैट इज नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट। बैंक ऑफ बड़ौदा 7.1 का पी रेशो था आज के 31/3/2023 को, जब बाजार पीक पर था। आज क्या है? 6.01 गिरा है पी रेशो। भाई प्रॉफिट तो बढ़ाई है, दोनों में काफी पैसा आया है, 30-40% की ग्रोथ दिखाई इन बैंकों ने, फिर इनका पी रेशो गिर क्यों गया बजाय बढ़ने के? और एसबीआई और एचडीएफसी और आईसीआई बैंक, इन दोनों के अंदर प्रॉफिट में मामूली बढ़त आई है, उसके बावजूद भी इनके पी रेशो बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब ये व्हाट इज दिस, क्या है ये सब? ऑन दी अदर हैंड मैं आपको तीनों के इंडेक्सेस को, एचडी मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इंडेक्स, पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स की तुलना करके बताता हूं। वहां 21 मई 2024 को, आज के 1 साल पहले, पीएसयू बैंक्स का जो इंडेक्स था, निफ्टी इंडेक्स, वो 7,386 था। आज कितना है? 6,661 करोड़, 6661, 10% माइनस में भी। जबकि ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है ना, उसमें बढ़त आ चुकी है 17-18%। ये तो माइनस में है, लेकिन फिर तो वो बढ़त आई काय से? आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के कारण। अच्छा, अब मैं आपसे बता रहा हूं प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट निफ्टी बैंक्स का इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स 21 मई 2024 को 23,730 था लेवल इंडेक्स का। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स का लेवल 23,730 था, और आज कितना है? 27,184। 27,184 कितना परसेंट बढ़ा? 1 साल में 14.65% बढ़ा ये इंडेक्स प्राइवेट बैंक्स का। कितना बड़ा फर्क है, 25% का डिफरेंस हो गया। वो 10% माइनस है, 15% प्लस में है। मार्केट नंबर क्यों देता है? मार्केट नंबर देता है 3-4 बातों को देख के देता है। टेक्नोलॉजी क्या है, बैलेंस शीट के अंदर कितनी शुद्धता है, प्योरिटी है। आप पवित्र जल पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। अपवित्र जल पिएंगे, गंदा जल पिएंगे, कंटेमिनेटेड वाटर लेंगे, यू विल बिकम सिक। मतलब ये सारी बातें हैं। मतलब तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो, ठीक है, अब आप ये कहेंगे साहब इंडसइंड बैंक भी तो प्राइवेट था, लेकिन ये है किसका? ये भी तो आप देखो,
ये अशोका लीलैंड का जो हिंदुजाज का जो मैनेजमेंट है उनका शेयर। अब मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, सीधी बात है। मैं किसी से क्यों दुश्मनी बोल लूं, है कि नहीं? आप समझ जाइए इस कहने का मतलब। तो अभी भी हो इंडसइंड बैंक के शेयरों को कोई लालच में ना पड़े, घाटा हो नफा हो, मैं समझता हूं स्विच ऑन कर लेना चाहिए। आपको बैंकिंग शेयर रखने, एचडीएफसी बैंक खरीदिए, आईसीआई बैंक खरीदिए भाई, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क एट ऑल। लकीर के फकीर मैनेजमेंट है, बिल्कुल कहीं एक पैसे की हेरा फेरी नहीं होने देते हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। तो दैट्स ऑल दोस्तों, बाजार नंबर देता है शुद्ध बैलेंस शीट को। उन बैंकों की आप देखो इतनी बढ़िया अर्निंग है, मोटी मोटी अर्निंग है, पीएनबी की इनकी बड़ की प्रॉफिट आ रहा है, फिर भी उनका पी रेशियो 6, 7, 8 है। और इन बैंकों का प्रॉफिट कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, प्राइवेट बैंकों का। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक है, कोटक है, इनका प्रॉफिट को बहुत नहीं बढ़ा है। इनको नंबर देता है बाजार, बिकॉज मार्केट हैज ए फेथ ऑन द बैलेंस शीट ऑफ दीज बैंक्स। तो थैंक यू वेरी मच, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।